रही है, उसी कड़ी में यह इसका 188 सेशन है, जिसमें हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर प्रवीण प्रभाकर जोशी सर हैं, जिनका टॉपिक सिरा वेद है। सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में कार्यरत श्री रोहित जी को बुलाना चाहूंगी, जो कि यहाँ हिंदी असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है और CREV का कार्यभार सारा संभालते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वे आए और अपने विचार साझा करें, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें देनी है। धन्यवाद खुशबू जी। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। एक्चुअली निदेशक महोदय जी ने 2 संदेश सभी बच्चों को देने के लिए कहा था, तो जिसके संबंध में आज मैं सभी बच्चों को सूचित करना चाहूँगा कि उनके अवकाश और फाइनल एग्जाम, जो उनके CRV फाइनल एग्जाम होंगे, उनसे संबंधित हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कुछ इनको रूल्स बता देता हूँ, सभी शिष्य ध्यान से सुन ले। आपके जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी सभी बच्चों को 15 CL अलॉट है साल भर में। तो जो भी शिष्य 15 CL से अधिक छुट्टी लेता है, तो जितनी भी अधिक छुट्टी वो लेंगे उतने दिन का उनका कोर्स बढ़ा दिया जाएगा और इसके लिए उनको कोई भी शिक्षावृत्ति प्रदान नहीं किया जाएगा। तो सभी शिष्य ध्यान से वो कर ले कि कोई भी 15 से ज़्यादा छुट्टी ना ले, अन्यथा उनके कोर्स को उनके लिए गए अतिरिक्त अवकाश के आधार पर बढ़ा दिया जाएगा, जिसके लिए उनको कोई शिक्षावृत्ति या फिर TADA नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज है, शिष्य को परीक्षा पास करने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे, 3 से ज्यादा कोई मौके होंगे नहीं। और शिष्यों का फाइनल एग्जाम हम मार्च 2025 में कंडक्ट करेंगे। शिष्य का जो भी फाइनल डेट होगा वो 1 महीना पहले ही हम सभी को ईमेल द्वारा सूचित कर देंगे। जिन बच्चों का परीक्षा परिणाम असंतोषजनक रहेगा, मतलब जो बच्चे फेल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, उनको फिर से अप्रैल में एक चांस मिलेगा और इसके लिए उनको कोई भी शिक्षावृत्ति या TADA का भुगतान नहीं किया जाएगा। अप्रैल में जब उनका परीक्षा परिणाम दोबारा होगा, अगर फिर से बाय चांस उनका परीक्षा परिणाम असंतोषजनक होता है, तो उनका अंतिम और फाइनल एग्जाम मई में कंडक्ट किया जाएगा। अगर मई में भी कोई भी बच्चा सफल नहीं हो पाता है, तो उसको 6 महीने के लिए जो गुरु उनको आवंटित हुए उनके पास पढ़ने के लिए भेजा जाएगा और जब तक उनका परिणाम संतोषजनक नहीं होता, तब तक उनको बिना शिक्षावृत्ति और TADA के उनको अपने आवंटित गुरुजनों के पास प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। और जब तक शिष्य पूरी तरह से सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेते, उनको CRAV प्रमाण पत्र या किसी भी अन्य प्रकार का प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये 2 सूचना थी जो सभी शिष्यों के लिए थी। और गुरुजनों से अनुरोध है, जिन गुरुजनों ने अभी तक अपने शिष्यों का हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया, आधे से ज्यादा गुरुजनों ने भेज दिए हैं, कुछ गुरुजन है जिनका हाफ ईयरली एग्जाम हमारे पास नहीं आए, तो उन सभी गुरुजनों से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी अपने बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट करें और 15 दिनों के अंदर ईमेल के माध्यम से बच्चों के आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर और उनके मार्क्स हमें जल्द से जल्द भेज दें। धन्यवाद। अगर किसी को इस संबंध में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर एग्जाम या किसी भी रिलेटेड अगर शिष्यों को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं अभी। सर, जो हम लोगों का फाइनल एग्जाम होगा, हाँ जी। हेलो हाँ जी। सर, जो हम लोग का फाइनल एग्जाम होगा उसका मोड क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा या इंटरव्यू बेस्ड है या कैसा होगा? आपका दोनों होता है। पहले 3 घंटे का आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका वाइवा उसी दिन लिया जाएगा। ओके, तो सर उसके क्या कुछ सैंपल पेपर्स मिल सकते हैं कि किस तरह का एग्जाम कंडक्ट होता है? नहीं है, आपने जो पूरे साल में जो गुरुजनों के पास पढ़ाई किया है, जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे उसी के बेस पे और आपके BMS रिलेटेड रहेंगे। बाहर से कुछ भी आपसे अलग से नहीं पूछा जाएगा। बाकी आप जो मोनोग्राफ और स्पेशल केस रिपोर्ट बना के सबमिट करेंगे, वो भी उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, थैंक यू। एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा सर? एग्जाम मार्च से शुरू होगा। मार्च में जो फाइनल एग्जाम होगा वो मार्च में होगा, लेकिन जिन बच्चों ने 15 से ज्यादा छुट्टी लिया है तो उनका कोर्स एक्सटेंड हो जाएगा। उनका एग्जाम बाकी बच्चों के साथ नहीं होगा, उनका एग्जाम अप्रैल या मई में होगा, जिनकी सूचना उनको हम अलग से देंगे।
सर जिन्होंने 15 फरवरी फर्स्ट काउंसलिंग में ज्वाइन किया है उसके बाद मार्च में पहला पेपर होगा। सॉरी, सर मार्च में ही फर्स्ट पेपर होगा हम लोगों का। आपकी आवाज नहीं आ रही विभा जी। सर फर्स्ट एग्जाम हम लोगों का मार्च में हेल्ड होगा। हाँ, जो फाइनल एग्जाम है सभी बच्चों का मार्च में एग्जाम होगा। जिन्होंने जी, 15 छुट्टी तक लिया सिर्फ उनका, जिनका जी, 15 जी, छुट्टी से ओके। ज्यादा छुट्टी लिया गया उनका कोर्स एक्सटेंड हो जाएगा बस। जी थैंक यू। और सर हमारा सेशन कब तक खत्म होगा? आपका फाइनल एग्जाम कोर्स कंप्लीशन होता है। वैसे फरवरी में जिस बच्चे ने जितने तारीख को ज्वाइन किया उससे एक दिन पहले उनका सेशन खत्म हो जाएगा। जैसे अगर किसी बच्चे ने 14 फरवरी को CRB पाठ्यक्रम ज्वाइन किया है, उनका 13 फरवरी को कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बाकी फाइनल एग्जाम उनको आना पड़ेगा। और जो बच्चे वेटिंग लिस्ट से आए हैं उनका एग्जाम उनके फाइनल डे का जो होगा वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है खुशबू जी, आप स्टार्ट करिए। लगता है सबका हो गया। धन्यवाद रोहित जी। इसके पश्चात हम आगे की सेशन की कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं। रोहित जी ने जो भी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, शिष्य उनका ध्यान रखेंगे और सभी नियमों का पालन करेंगे। और एक और बात कि सभी ज्ञान गंगा में सारे स्टूडेंट्स जुड़ते नहीं है, जितने भी शिष्य हैं उनका जुड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप सभी को पता है। और सब सेशन की अटेंडेंस ली जाती है, तो आप अधिक से अधिक मात्रा में सेशन में जुड़े, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Before beginning the session, I would like to welcome and heartfelt gratitude to our mentor, Padma Bhushan Vaidya Shri Devendra Triguna ji, respected Vaidya Rajesh Kotecha sir, Secretary Ministry of Ayush, Dr. Vanna Siroha ma'am, Director RAV, who had been always there to motivate us and guide us for sustenance of the series. आज के हमारे जो गेस्ट हैं वैद्य प्रवीण प्रभाकर जोशी सर, उनके सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं सर का संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगी। वैद्य प्रवीण प्रभाकर जोशी सर का शिक्षण आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद वाचस्पति, MD एंड DMS, आयुर्वेद सेवा संघ गणेशवाड़ी पंचवटी नासिक से हुई है। सर आयुर्वेद पंचकर्मा चिकित्सालय धूलिया, अष्टांग आयुर्वेद फार्मेसी, धनवंतरी आयुर्वेद फार्मेसी, पंचकर्म महर्षि वैद्यराज प्रताप जोशीना की प्रेरणा से धनवंतरी आयुर्वेद शिक्षण संशोधन संस्थान में व्यावसायिक रूप से कार्यरत हैं। आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए पंचकर्म प्रशिक्षण 1 माह के लिए सर के पास निःशुल्क होता है। जड़ी बूटियों की खेती, खेत जनित आपकी और जड़ी बूटियां हमारी उपक्रम सर के द्वारा शुरुआत किया गया है। छोटे छोटे गांवों में 1004 पंचकर्मा शिविर का सफल आयोजन अब तक 7 दिन की, जिसमें 7 दिन की दवाइयां मुफ्त में प्राप्त होती है। आयुर्वेद गुरुकुल उपक्रम एवं औषधि निर्माण कार्यशाला सर के द्वारा चलाई जाती है। अष्टांग हृदय वाचन सर के द्वारा रोज सुबह किया जाता है। शिष्यों का अधिक समय ना लेते हुए, वैसे तो सर काफी आयुर्वेद में काम अच्छे करते हैं और करते रहे हैं, पर शिष्यों का समय के अभाव होते हुए, शिष्यों का अधिक समय ना लेते हुए मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। देवभिषक भगवान धन्वंतरी के आशीर्वचन से हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सर आपका बहुत स्वागत है, आप आए और सेशन की शुरुआत करें। नमस्ते। नमस्कार सर। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के सभी महानुभाव, मेरे गुरु वैद्य अन्नाजी करमरकर और पंचकर्म के जो भी महर्षि हैं जिन्होंने मुझे सिखाया, वो सब आर्यवे की वे मेरे बड़े गुरुजनों को नमस्कार करते हुए सीरावेद ये विषय आज मुझे दिया गया है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मेरे पास सीरावेद के बारे में जो जानकारी है वो देने की मैं कोशिश करूँगा, उसमें आपका और अनुभव उसमें आप ऐड कर सकते हैं। लेक्चर शुरू होने के पहले मैं कुछ वीडियो क्लिप्स आपको पहले दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार वो लेक्चर की इसमें दृढ़ता में वो रह जाते हैं। तो पहले प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर थ्योरेटिकल के बारे में सोचेंगे, इसलिए वीडियो क्लिप पहले देखने की कोशिश करूँगा।
सीरा वेद में सीरा कैसी डाली जाती है और उसका जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल कैसा करना है वो आपको पहले दिखा देता हूँ, उस हिसाब से आप काम करेंगे। आपको एक बार टेक्निक समझ में आ गई तो आगे का काम और इजी हो जाता है। उस हिसाब से इथे पाहिजे 0% सुरू। ये मन्यागत दिसत नहीं है, मन्यागत रक्तमोक्षण यहाँ नानाजी की स्पेशलिटी थी सर, एक्सटर्नल जुगुलर वेन से सीरावेद करने का। यहाँ मैं सिर्फ सीरावेद करने का टेक्निक आपको बता रहा हूँ, एंगल कैसा लेना है, उंगली से उसको एक्सटर्नल जुगुलर वेन को अच्छी तरह पकड़ना कैसे है, और उसको नीडल के उसके नीचे आर्टरी है इसलिए अच्छी तरह उसको एंगल देके तुरंत ऊपर उठाना है। ये देखिए आप बराबर ऊपर उठा दिया और वेन में से बराबर ब्लड आने लगा। अभी इस तरीके से बहुत बार ऐसी वेन अच्छी तरह दिखती है तो वहाँ भी और इजी हो जाता है और अच्छी तरह आप देख सकते हो। ये सब मन्यागत रक्तमोक्षण के टेक्निकल इशू आपको देखने की कोशिश। अंगुले से पीछे से पकड़ के रखा है, उसको एंगल दिया, फिर नीडल अंदर डाल दी। सब ऊर्ध्व चतुर्गत विकार प्राय रक्त प्रदोषित रहते हैं, इसलिए ऊर्ध्व चतुर्गत विकार, शिरोरोग, मुख रोग, नासा रोग, ये सब के लिए ये मन्यागत रक्तमोक्षण आगे काम करता है। न्यूरोलॉजिकल सब डिसऑर्डर, सार्वधिक रक्तमोक्षण जो कॉमनली अपन करते हैं, दुष्ट रक्तापकर्म, सद्य और राग रुजा क्षम, राग और रुजा कम करने के लिए भी अच्छा काम करते हैं। ये सबसे इजी रक्तमोक्षण का तरीका है। जहाँ कभी कभी वेन आपको दिखती भी नहीं तो भी आपको उस एरिया में वेन रहती है, ये दिमाग में रख के उस तरीके से ध्यान देना है और रक्त का परीक्षण करना है। वात दुष्ट रक्त है या पित्त दुष्ट रक्त है या कफ दुष्ट रक्त है। ये कर्पूर संधि से लिए गए हुए सीरावेद के सब प्रकार है, उसको अपन पहले अच्छी तरह, नीडल कैसी गई है आप टेक्निकली देख लो, कितनी डाली है वो भी देख लो। ज़्यादा अंदर डालती है और एंगल आपने सीधा नहीं किया, स्किन के अंदर सेंसेशन रहता है, इसलिए स्किन के अंदर पहले चले जाओ और बाद में फिर वेन को अच्छी तरह पकड़ के रखो। सीरा बंदी हुई चाहिए नीचे से और ऊपर से, फिर वो हिलती नहीं, और हिलती नहीं तो फिर नीडल रक्तमोक्षण का व्यापक नहीं होता, डबल पंक्चर रहता। ये मणिबंध संधि में इजीली होने वाला एक रक्तमोक्षण है, जहाँ तुरंत वेन यहाँ मिलती ही है कोई भी हालत में, तो मणिबंध संधि का भी काम वहाँ हो सकता है। वात रक्त वाले पेशेंट को जहाँ दर्द ज़्यादा है अंगूठे में, वहाँ काम में आता है। आमवात के पेशेंट को जो शूल ज़्यादा है, आमवात पेशेंट को शूल कम कर दिया तो आगे की चिकित्सा करने के लिए वो तैयार हो जाता है, इसलिए मणिबंध का ये प्रयोग बता रहे। बहुत बार वेन नहीं दिखी तो भी वो एंगल देके, अभी इसमें इस पेशेंट को अंदर तक उसको डालने के बाद वो वेन अच्छी तरह निकल जाती है। वापस देखो एंगल, नीडल डाला है, वेन आती कि ब्लड आता है कि नहीं ध्यान देना है और उस हिसाब से काम करना है। इस तरीके से काम किया तो जम जाता है। जानु संधिगत बात जो है उसमें स्नेह दाह उपनाह बताए, लेकिन सीरा स्नायु संधिगत प्राप्ति ऐसी संप्राप्ति, इसलिए वहाँ भी शूल और ये दर्द कम तुरंत कम करना है इंस्टेंट, क्योंकि पेशेंट को अब भी क्या भी तकलीफ कम हुई तो आगे का वो सोचेगा। या भी वेन दिख नहीं रही है, उसका एडजस्ट करना पड़ता है, और एडजस्ट करके आप बराबर छोटी छोटी के नज़दीक जाएंगे तो छोटी कैपिलरीज भी आपको कभी कभी मिल जाती है, और उसमें से जितना 20 ml 30 ml 40 ml, वात व्याधि में 30 ml 40 ml से ज़्यादा खून निकालना नहीं है वैसे भी, क्योंकि वायु धातु क्षात को पात्र, रक्त ये धातु है, उसको ज़्यादा निकालने से तकलीफ बढ़ सकती है, इसलिए उसको एडजस्ट करना है। देखो वापस पीछे आए, फिर स्किन के ऊपर उठाया और फिर उसको अंदर डाल दिया और फिर वो खून बाहर आ रहा है। ये टेक्निक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंगूठे से पूरा पकड़ के रखा है, सिरा बंदी हुई है, फिर स्किन से अंदर चले गए, फिर देखा एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, और फिर एडजस्ट हो रहा है और फिर आगे का कार्यक्रम। उसको फिर नीडल थोड़ी पीछे खींच लिया तो डबल पंक्चर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। कफ दुष्ट रक्त है तो धीरे धीरे ब्लड आएगा, वात दुष्ट रक्त है तो उसका उतना उपयोग आपको मिलेगा नहीं। गुल्प संधि में भी शोथ रहता है, शूल रहता है, तो तुरंत तकलीफ कम करने के लिए वहाँ भी जो बारीक वेन आपको मिलती है, उस बड़ी वेन को तब 12 15 नंबर 18 नंबर तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये टेक्निकली आपको दिखाने के लिए ये खास वीडियो छोटे छोटे निकाल के रखे कि जो कुछ मिनटों में आपको देखने को मिल जाए। ये गुल्प संधि का इसी तरीके से 20 ml 30 ml भी खून निकल गया तो वही वात कंटक वाले पेशेंट तुरंत दर्द कम हो जाता है, और उसी 15 मिनट में आधे घंटे में अच्छा लगा तो पेशेंट अपनी आगे की बात पूरी सुनने को तैयार रहता है, और फिर आगे जो भी संप्राप्ति बनती है उस संप्राप्ति के हिसाब से हम चिकित्सा कर सकते हैं। ये गुल्प संधि के लिए वहाँ वात कंटक हो, वात रक्त हो, शोथ हो, नीडल चेक करनी है
फिर उसका एंगल एडजस्ट करना है। इसके लिए स्किन के अंदर पहले चले जाओ, फिर नीडल चेक करो, फिर उसको एंगल दो, फिर बराबर काम हो जाता है। जलौका में जलौका जब खून लेती है तो ये वेव्स आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये बराबर काम कर रही है। ये वेव्स दिखाने के लिए स्पेशल वीडियो हमने लिया है। पिंगला प्रकार की, और उसका जो घोड़े जैसा जो मुंह चाहिए वो भी मुंह अगले वीडियो में आपको मिलेगा देखने को। तो इस जलौका का जो प्रकार है उसमें वो खून खींच रही कि नहीं, उसके लिए ऊपर कॉटन डालने के लिए और ठंडा महसूस होता है और ब्लड का निकल जाए। अवगाढ़े जलौका जलौका का इस्तेमाल करनी, तो उसका क्राइटेरिया फिक्स है। जहाँ खून अवगाढ़ होगा वही जलौका का इस्तेमाल करना है। शिरा सर्वांग शोधनती, शिरावेद क्या करना है, तो सर्वांग में यदि रक्त दुष्टि है तो सर्व अंगों को शोधन करने का काम शिरा करती है। दोनों में ये फर्क है। सर्वाधिक रक्त दुष्टि है तो शिरावेद, स्थानिक और अवगाढ़ रक्त है तो जलौका। जलौका 24 अंगुल तक का खून साफ करने का काम करती है। इसलिए उस एक जलौका लगा दी या ज़्यादा से ज़्यादा रक्त दुष्टि ज़्यादा होती, 2 या 3, ज़्यादा जलौका लगाने से बहुत फर्क पड़ेगा, इसे दिमाग से निकाल डालना है। क्योंकि यहाँ जलौका लगे तो इसके 24 अंगुलों तक का सर्कुलेशन सुधरने के चांसेस ज़्यादा है। ये घोड़े के नाल जैसी जलौका का मुंह आपको देखने को मिलेगा और अच्छी तरह वो बराबर खींचने का काम वो करती है। और ये इस तरीके से जलौका चिपकी है तो समझना ये चिपक गई, आगे जाके आपको उसके लिए ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। उसके ऊपर कॉटन रख दिया तो उसका काम वो खुद को खुद कर सकते हैं और आप अपने काम के लिए चले जा सकते हैं। 5 मिनट में, 7 मिनट में या 10 मिनट में वो जलौका उसका भरने का काम बराबर करती है और खुद से खुद निकल जाती है। उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इस हिसाब से उसको ध्यान देना है। नज़दीक जहाँ रक्त दुष्टि वहाँ वो लगती ही है, प्रायः लगती है। अभी यहाँ जलौका लगाते वक्त जो भी स्किन है या जो भी त्वक विवरण है उसको साफ कर लेना है। कभी भी उसको गलत गंध आएगा तो जलौका वहाँ चिपकती नहीं, वास रहेगा, कोई स्वच्छता नहीं रहेगी तो भी चिपकती नहीं। इसको साफ कर लेना है और उसके बाद में उसको उसका इस्तेमाल जलौका का लगाना है और फिर वो खींचने का काम करती है। तो इतने छोटे छोटे वीडियो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। तो उसके तरफ पहले ही प्रैक्टिकल दिखाने का काम क्यों किया, तो आपको अभी जो मैं शिरावेद के बारे में बता रहा हूँ उसमें थोड़ा शास्त्र है, थोड़ा व्यवहार है और थोड़े कुछ सिद्धांत जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताए उसको बताने की मैं आपको कोशिश करूँगा। उस शिरावेद के बारे में बताने के टाइम पूरा रक्त मोक्षण का ही आप रक्त के जो व्यवहार है उसके तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो रक्त मोक्षण की जो प्रक्रिया या शिरावेद की प्रक्रिया, वैद्य त्र्यंबक अमरावती जो एनेस्थेटिस्ट थे उनकी वजह से शिरावेद का कार्यक्रम भारतवर्ष में शुरू हुआ। उनके शिष्य नानाजी वैद्य प्रताप जोशी, इनका एक श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है जो उनको बहुत पसंद रहता है, सब शिष्यों को वो बताते हैं। इदम आगम सिद्धत्वाद, ये वाग्भट का दोष श्लोक है और वो वाग्भट के बहुत ही वाग्भट को मायने रखते थे कि उनका कहना थी चरक सुश्रुत का सब पढ़ाई करके, यानी पूरा चरक, अभी जो चरक उपलब्ध है वो नहीं, तो पूरा पहले जो चरक उपलब्ध था उस चरक को पढ़ने के बाद वाग्भट ने अष्टांग हृदय नाम का ग्रंथ लिखा है। और वो लिखा है तो उसने गारंटी दी है इदम आगम सिद्धत्वाद, प्रत्यक्ष फल दर्शना, सिर्फ पढ़ के और उसका संस्कार करके ग्रंथ लिखा नहीं, तो प्रत्यक्ष फल दर्शना मंत्रवत प्रयोक्तव्यम, जैसा बताया वैसा आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलना ही है, इसकी गारंटी होता है। मीमांसा कदाचित, कभी भी मीमांसा ज़्यादा करनी नहीं है, ऐसा उनका कहना है। आगे जाने का इधर से इतने अभी उसके जो पीपीटी जो है या पीडीएफ जो है रक्त मोक्षण के, उसके बेसिक रक्त के जो कंसेप्ट है उसके हेडिंग की तरफ मैं ध्यान दूंगा, क्योंकि अपने को पूरा 1 घंटे में पूरा सेशन कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको कंपाइलेशन जो करते हैं उसमें रक्त मोक्षण या अस्त्र विस्तृत में किस किस मुद्दों के तरफ ध्यान देना है, उस मुद्दे की तरफ हम कोशिश करेंगे देखने को। और उसके बीच में जो भी मुद्दे ऐसा लगता है कि जिसका विश्लेषण करना चाहिए उसके तरफ ध्यान देंगे। रक्त का महत्व क्या है, तो जीवन है, चरक ने बताया, सुश्रुत ने, चरक सुश्रुत और वाग्भट, इनका हमने कंपाइलेशन करने की जो कोशिश की है। तो जीवन उसका कार्य है, उसकी परिभाषा वो भी आनी चाहिए, सुश्रुत का ये कंसेप्ट है। तो विशुद्ध, तेज, रंजित वगैरह वगैरह, रस से रक्त की उत्पत्ति के बारे में भी
कंपाइलेशन आपके पास ही जीवन रस के बाद बाकी धातु का काम, राग प्राप्त कैसा होता है, रक्त का रूप प्राप्त कैसा होता है, शुद्ध रक्त के लक्षण इंद्रगोप कीड़े के जैसा, चरक ने उसका बताया है, सुश्रुत ने इंद्रगोप कीड़े जैसा बताया, पतला है, आदि गाढ़ा नहीं, विकृत वर्ण होना चाहिए। यानी वो क्राइटेरिया देके रखे, इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप उस रक्त को देखते हैं तो शुद्ध रक्त आपको समझने में दिक्कत आए नहीं। सुवर्ण शुद्ध जैसा, इंद्रगोप जैसा, कांति जैसा, लाल कमल जैसा, ऐसा वर्णन उसका भी दिया है। अष्टाहृदय मधुरम लवणम किंचित शीतोष्ण संवतम वगैरह वगैरह, उसके रस भी बताया, थोड़ा उष्ण है, स्वर्ण भेड़ जैसा है वगैरह वगैरह, उसका वर्णन है। ये बेसिक ग्रंथोक्त रक्त की और जिसका हम मोक्षण कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको चाहिए। रक्त का पांच भौतिकत्व सुश्रुत में भी दिया है। तो उस सुश्रुत में विस्रता, द्रवता, रागा, स्पंदनम, लघुता तथा, यह स्पंदन किंचित चंचलम, ये वायु महाभूत का गुण है। और इसको ये स्पंदन का जो हम नाड़ी देखते हैं या जो स्पंदन देखते हैं उसमें व्यान वायु के साथ में ये स्पंदन रक्त का गुण है, ये ध्यान में रखना। और स्पंदन है तब तक जीवन है, इसलिए इसको जीवन बताए, जीवन का कार्यक्रम बताए। विशुद्ध रक्त वाला पुरुष कैसा होगा, ये उसका वर्णन दिया है चरक ने सूत्र स्थान में। रक्त का यदि क्षय होता है तो उसके लक्षण भागों में एकदम इजी दिए, रक्त अम्ल, शिशिर प्रीति, शिरा शैथिल्य, रुक्षता। यानी पेशेंट आए तो ये बताएगा कि मुझे अम्ल प्रीति है, शिशिर प्रीति है, शिरा शैथिल्य दिख रही है, रुक्षता दिख रही है, उस हिसाब से काम करेंगे। वही लक्षण सुश्रुत बोलता है इसमें। त्वक पारुष्यता ये अलग उसमें ऐड किया है, त्वक पारुष्यता, अम्ल शीत प्रार्थना, यानी त्वक पारुष्यता ये उसमें ऐड हो गई, और शैथिल्य उसमें वाग्भट के साथ साथ उसमें आला है। ये टीके के साथ रक्त की वृद्धि, रक्त बढ़ गया, वृद्धि हुई शरीर में तो कौन से व्याधियों की उत्पत्ति होती है, उसमें भी है रक्त विसर्प, प्लिया, विदर्दिन, ये सब वाग्भट में है। इसलिए जो ग्रंथों में उसके पीछे जाने के बजाय आगे जाके प्रैक्टिकली हम देखेंगे। ये लक्षण पेशेंट में आपको दिखते, रक्तम रक्ताक्ष शिरा पूर्णत्वम, अधिक पूर्ति होती है शिराओं का रक्त की। रक्तसार पुरुष के लक्षण, ये क्यों चाहिए, तो जब रक्त में खवैगुण्य होता है तो सारा सरत्व को बहुत महत्व दिया जाता है। कौन से धातु सार है, कौन से धातु असार है, ये सारा सरत्व का फायदा क्या होता है, तो साध्या साधते समझने के लिए सारा सरत्व को बहुत महत्व दिया जाता है। हमारे जो वेणीवादो शास्त्री गुरु की जो परंपरा है जोशी जी की, उन परंपरा में उनका सारा सरत्व के ऊपर ज़्यादा ध्यान वो दिया जाता था। तो रक्तसार आदमी या सारा सरत्व साध्या साध्यते के लिए भी इस्तेमाल होता है। और कौन सा रसायन इस्तेमाल करना है, जो रक्त धातु आसार है तो रक्त का रसायन कौन सा इस्तेमाल करना है, फिर रसायन कितने मंडल में देना है, इसके लिए रक्तसार आदमी के लक्षण आपको मालूम होंगे। तो रक्त आसार वाला पेशेंट जब आपके सामने बैठेगा तो उसके लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए सारा सरत्व के मुद्दा भी उसमें जाना चाहिए। रक्तवा स्रोतस, रक्तवान शोणितवानाम स्रोतसाम यकृन मूलम प्लियाच, यकृत और प्लिया ये स्रोतस का वहा दिया जाता है चरक में। सुश्रुत दो बोलता है, रक्त व स्रोतस के स्रोतस दो है, यकृत, प्लिया। रक्त वहन करने वाली धमनियां भी उसमें उसने ऐड कर दिया सुश्रुत ने। तो ये अलग से क्या दिया है, ये दिमाग में रख के आप पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई का पेशेंट के सामने जब आप पेशेंट देखते हैं तो उसमें ये चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है तो आपको तुरंत क्लिक आउट होती है, और वो क्लिक आउट हुआ तो चिकित्सा करना एकदम ईजी हो जाता है। इसलिए ये कंपाइलेशन है, और उसका इस्तेमाल बार बार आप इसको पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे पेशेंट के सामने आप उसका इस्तेमाल अच्छी तरह कर सकते हैं। रक्त व स्रोतस के दुष्टि हेतु चरक ने दे के रखते हैं। यदि आपको मालूम है और पेशेंट आया रक्त प्रदोष विकार वाला, तो आपको विदाई अन्नपानानी ये कर रहा है क्या, स्निग्धोष्ण द्रवाणी च रक्तवाहिनी दुष्यंती भजता अपनले, तो ये चीज़ें विमान स्थान में 14वां अध्याय में ये सब चीज़ें आपको मालूम होंगी। धूप में आदि जाना, रक्त व स्रोत दूषित करने का कारण, यदि उस पेशेंट का आप हेतु पूछते या हिस्ट्री लेते इसमें मिल जाता है तो उसका निदान परिवर्जन कर सकते हैं। क्योंकि हमारी पहली चिकित्सा क्या है, तो निदान परिवर्जन है, और बाद में फिर शोधन शमन ये चीज़ें हम करेंगे। निदान परिवर्जन हम दिनचर्या बता के उसकी कर सकते हैं, वो मुद्दा आगे जाके जब लक्षण आएंगे तब हम देखेंगे। रक्त व सुश्रुत विद्ध हुए तो क्या होता है, ये सुश्रुत का
वैशिष्ट्य है कि वो शरीर काला पड़ता है, ज्वर आता है, दाह होता है। यदि पेशेंट विद्या वाला अपने पास आता है तो हमारे पास लक्षण हमको मालूम होंगे तो हम उसको उस तरीके से अच्छी तरह निदान जल्दी कर सकते हैं। रक्त से सब त्वचा की उत्पत्ति कैसी होती है उसको भी ध्यान में रखना है कि धातुष्मा परिपाक होकर सात त्वचा उत्पन्न होती है। यानी जितने त्वचा विकार आगे जाके चिकित्सा हम त्वचा विकारों में करेंगे तो उसको त्वचा रस धातु ऐसा जैसा हम आरामाश ऐसा विचार करते वैसा रक्त का धातुष्मा से कैसा उत्पन्न होती है उस हिसाब से हम ध्यान देंगे तो लगता है। बहुत बार पेशेंट डायग्नोसिस लेके आता है कि मुझे किडनी की बीमारी है, मुझे लीवर का कैंसर है, मुझे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है। तो रक्त से निर्मित जो अवयव है उनकी भी जानकारी हमको होनी चाहिए। यकृत प्लिहानो शोणितजो, यकृत पेन प्रभाव फुफ्फुसा, यानी किससे वो बनता है। यदि उसमें बीमारी है तो वह रक्त प्रदोषित विकार है क्या या रक्त दुष्टि है क्या, वो हमको ढूंढना पड़ेगा। और चिकित्सा में सिरावेद, रक्तमोक्षण, जलौकाचरण इसका इस्तेमाल करना कि नहीं करना, इसका निदान के लिए ये चीज़ें आपको अवयव की भी निर्मित जो है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। गुद की निर्मित कैसी होती है, जीवा का कफ शोणित मांसाना, यानी रक्त के साथ कौन कौन अनुबंधित है या कौन मिले हुए जो जीवा की उत्पत्ति करते हैं। उस जीवा का कैंसर वाला पेशेंट आया तो उसको हम कफ शोणित मांस का विचार करके चिकित्सा करेंगे तो 200% हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है और उस हिसाब से हम काम करते हैं। रक्त मेद प्रसाद जो वृक्को, रक्त ऐसे छोटे छोटे उदाहरण है, वृषण का है, शोणित का है। रक्त धरा कला, साय मज्जा धरा कला। रक्त धरा कला ये कला के जो प्रकार है उसमें कला के बारे में, कला क्या करती है, पित्त धरा कला, साय मज्जा धरा कला, पुरुष धरा कला, सहवास्ती धरा कला। ऐसे ये हर कला का खुद का एक काम है। दूसरी कला जो है रक्त धरा है, मांस से अभ्यंतरता, मांस के अंदर है, अभ्यंतर है, और उसको उसका इस्तेमाल वो कला का जब हम चिकित्सा करते हैं तो उसका भी हमको आना चाहिए। रक्त की उपधातु अश्रुजा, कंडरा और सिरा, ये रक्त के उपधातु है। यदि घुटने में तकलीफ होती है, जहाँ अनुसंधि शूल वाला पेशेंट हमारे पास आता है, संधिगतवात वाला है, तो संधिगतवात की चिकित्सा एक लाइन में बागुड़ देती है कि सिरा स्नायु संधिगते वापते स्नेह दाहोपना। वहाँ सिरा स्नायु संधिगत जुड़ जाता है तो वहाँ सिरा दाह स्नेह दाहोपना के साथ हम यदि रक्तमोक्षण करते हैं, कहीं भी वहाँ वर्णन नहीं कि तुम घुटने के नीचे से रक्तमोक्षण करो तो जानू संधि शूल कम हो जाएगा, लेकिन रक्तमोक्षण किया तो फर्क पड़ता है क्योंकि उसका रेफरेंस यहाँ है, अश्रुजा, कंडरा, सिरा, ये उपधातु है। यदि इसका दृष्टि के कारण वहाँ जकड़न है, इसको रक्तमोक्षण करो, मसल रिलैक्स हो जाते, फिर आगे का स्नेहन स्वेदन या बस्ती जो भी कर्म आपको करना है वैसा वो करना चाहिए। रक्त के दृष्टि हेतु ये बहुत सारे अनुपशय द्वारा निदान करना है। जिस रुग्ण को शीत से, उष्ण से, स्निग्ध से और रुक्ष से फायदा होता नहीं वो रक्त प्रदोष है, इतना इजी निदान है उसका। बाकी कुछ पूछना नहीं, ठंडे से फायदा होता है कि नहीं, गर्म से फायदा होता है कि नहीं, रुक्ष से फायदा होता है कि स्निग्ध से फायदा होता नहीं है, चलो सो जाओ, एक सिरावेद कर दो, फिर आगे की ट्रीटमेंट करेंगे उसकी। इतना फटाफट निदान उसका होना चाहिए। रक्त प्रदोष जो विकार बहुत सारे 22 एक प्रकार है। चरक के भी ये मुद्दा में यहाँ हमारा जो यहाँ कोर्स चलता है धन्वंतरी शिक्षण संशोधन संस्था में, इस तरीके के हम लेक्चर्स अलग अलग पंचकर्म के लेते हैं, अलग अलग निदान के पद्धति लेते हैं, वाग्भट के लेते हैं। उसके लिए ये सब चरक, सुश्रुत, वाग्भट, लघुतर, इसमें से जितना जितना हमको कंपैरिजन करने की मिलता है चांस तो हम करने की कोशिश करते हैं। ये एक चार्ट है जो हम पेशेंट को रिपोर्ट के हिसाब से देते हैं। जैसे एलोपैथी के डॉक्टर के पास गए तो एलोपैथी डॉक्टर चेक करने के बाद पहले क्या बोलता है, खून जांच करके आओ, फिर वो खून में यूरिया चेक करता है, क्रिएटिनिन चेक करता है, एसजीपीटी चेक करता है, एसजीओटी चेक करता है, कोलेस्ट्रॉल चेक करता है। ये सब खून में क्यों चेक करता है, क्योंकि ये सब मटेरियल खून में रस रक्त संवहन है, रस रक्त शुक्र सार्वदेहिक है और व्यान्वय उनको सबको लेके घूमता है। तो इसलिए हमने इसका एक फॉर्मेट बनाया। अभी पेशेंट को हमने बताया कि तुम्हारा खराब खून निकालेंगे तो पैसे देगा नहीं तुमको, लेकिन ऐसा चार्ट बना के उसको टिक मार्क करते हम कि वात दुष्ट रक्त के उस पेशेंट का रक्तमोक्षण करने के बाद निरीक्षण करना है कि वात दुष्ट रक्त में रुक्षता, शीतता, कृष्ण, ताम्र, शाव, अरुण कौन सा लक्षण है पेशेंट को आपको लगता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और इस हिसाब से उसको
वातदुष्ट, पित्तदुष्ट, कफदुष्ट के लक्षण चेक करने उस पेशेंट में, और नीचे कमेंट्स लिखनी कि ये रुग्ण वात प्रधान, पित्तानुबंधी, रक्त प्रदोष विकार का है, और ऐसा पूरा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार करके पेशेंट के हाथ में दे दिया, तो अगले टाइम आएगा तो हमको भी ध्यान में आ जाता है कि इसको ये वात प्रधान पित्तदुष्ट रक्ति थी और आगे के रक्त मोक्षण में क्या उसमें बदलाव हुआ। इस तरीके का उसका एक फॉर्मेट हमने बनाया, उसका एक रिपोर्ट दिया। जैसे मल परीक्षण का किया हमने, मूत्र परीक्षण का किया है, रक्त प्रदोष विकार की चिकित्सा, रक्त पित्त हरिक्रिया, रक्त मोक्षण विरेचन, ये उसकी बेसिक चिकित्सा है। रक्त मोक्षण के जो भेद है वो आगे जाके आएंगे। श्रृंग 10 आंगुल तक काम करता है, जलौका 24 आंगुल तक काम करती है, तुबी 12 आंगुल तक, प्रच्छाद 1 आंगुल तक। अब ये कस्तूरे शास्त्री जी का एक बहुत हमारे ऊपर ये है कि उन्होंने पूरा रक्त मोक्षण का, श्रृंग का, जलौका, आलाबू का जो कंपाइलेशन है वो बहुत अच्छा करके लिखा है। ये कंपाइलेशन है, ये आप कस्तूरी शास्त्री का किताब खुद लेके आइए और खुद पढ़ो, बहुत बढ़िया काम होगा, और उसमें आपको जिंदगी भर का पंचकर्म के बारे में जो भी जानकारी है वो मिलेगी। अभी थोड़ा व्यवहार की तरफ हम जाएंगे। रक्त मोक्षण करते वक्त क्या आपको पेशेंट में देखना है जब आप काम करते हैं, तब हर बार कोई रक्त प्रदोष विकार होगा तो ही पेशेंट तुम्हारे पास आएंगे और उसका ही रक्त मोक्षण करेंगे, या कोई कारण से रक्त दुष्टि होंगी तो करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध से फायदा नहीं होता तो निदान करके हमने रक्त प्रदोष समझ के किया। तो उसी तरीके से रक्त मोक्षण करते वक्त रक्त मोक्षण का तंत्र आना चाहिए, रक्त मोक्षण करने का जो टेक्निक है वो आपको आना चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। जितनी आप प्रैक्टिस अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा रक्त मोक्षण करेंगे, एंगल देना, नीडल पकड़ने का तरीका, सीरा बंदी बराबर होनी चाहिए, उसके तरफ ध्यान दिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको वहाँ मिल सकते हैं। इसलिए तंत्र प्रॉपर आना चाहिए। मंत्र, रक्त मोक्षण करते वक्त फालतू को उसको बताना नहीं कि तेरे सुई चुभेगी, क्योंकि उसका पूरा मन का जो एकाग्रता है वो सुई की तरफ आ जाता है और दर्द उल्टा ज़्यादा होता है। उसका माइंड डाइवर्ट करो, उससे बातें करते रहो। यदि वैज़ोवेगल शॉक में वो पेशेंट जाता है रक्त मोक्षण करते वक्त, तो उसके बोलने में स्पीच जो है फ्लर, उसमें समझ में आ जाता है कि अरे इसको रक्त मोक्षण का शॉक में गड़बड़ हो रही है। इसलिए उसे बातें करते रहो, बातें करते करते नीडल पहले स्किन के अंदर डाल दो, फिर वेन के अंदर डाल दो, और उस हिसाब से उसमें कोई तकलीफ हो रही है तो आपको समझ में आ जाता है। यंत्र यानी जो नीडल है वो प्रॉपर चाहिए, उसका एज अच्छा चाहिए, और वो यंत्र का डालने का जो कला है वो आपको रोज प्रैक्टिस करके करनी पड़ेगी। इसलिए अभी अक्टूबर महीना है, अक्टूबर और आगे का थोड़ा बहुत नवंबर, इसमें आप हर पेशेंट को, आपके आने वाले, उसको कोई बीमारी हो या ना हो, कंपलसरी रक्त श्रुति और विरेचन ये 2 कर्म करवा लेते तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। हमारे यहाँ धन्वंतरी जयंती के दिन मालेगांव में 1000 से ज़्यादा रुग्णों का रक्त मोक्षण एक ही दिन में किया। 3 दिन स्नेहपान देते, 1 दिन मीठा देते सवेरे, और उसके बाद में रक्त शिरावेद करते। तो ये प्रैक्टिस 1000 लोगों की प्रैक्टिस यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं उनकी हो जाती है, तो उसमें महारत हासिल होने में कोई मुश्किल आती नहीं। कुछ कुछ लक्षण, सिर्फ एक लक्षण लेके पेशेंट आपके पास आएगा, चक्कर आ रही है, भ्रम आ रहा है, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे वर्टिगो डायग्नोसिस कर करके लोग थक जाते हैं। वर्टिन खा के थकते कोई फायदा नहीं होता। हमको भ्रम के कुछ मुद्दे दिमाग में आना चाहिए। एक पित्त के कारण भ्रम आता है, दूसरा कफ क्षय के कारण, कफे भ्रमा श्लेष्मा शयनम शून्यत्वम रुद्रव श्लत संधिता, यानी कफ क्षय वाला भ्रम में क्या करेगा, पेशेंट बताएगा धड़धड़ भी हो रही है, हाथ पाँव ढीले पड़ रहे हैं। मज्जा क्षय वाला पेशेंट क्या बोलेगा, अस्ना मज्जानी सौशीर भ्रमस तिमिर दर्शन, भ्रम के साथ तिमिर दर्शन भी है। और शीत उष्ण स्निग्ध वृक्ष वाला क्या बताएगा कि इससे मुझे कोई नहीं, स्नेहन किया, वाप दी, ये किया तो भी फायदा नहीं हुआ, 100% रक्त प्रदोष है, और इसका हम रक्त मोक्षण तुरंत करवा देते, शिरावेद करते तो हमको रिजल्ट 100% मिलेगा। अभी अरुचि और गंध न आने वाले कोरोना के बाद में कितने सारे पेशेंट हमारे पास आके गए। आवाज आ रही है? तो अरुचि ये लक्षण लेके आने वाला, गंध नहीं आ रहा है ऐसा लेके आने वाले पेशेंट बहुत सारे आते हैं, वह भी रक्त मोक्षण सब अच्छा काम करते हैं। चालू है काम। दूसरा, पेशेंट को बाकी कुछ लक्षण में समझ में नहीं आता, लेकिन मेनोपॉज वाले आगे आएंगे लक्षण, तो चिड़चिड़ापन, कुछ भी लक्षण, बाकी चीजें समझ में नहीं आ रही है और चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो भी पहले रक्त मोक्षण कर दो, फिर उसके हेतु ढूंढो और उसी हेतु का निदान परिवर्जन करते बस। रक्तपित्त में भी बहुत बार रक्तपित्त है, रक्तपित्त का परप्यूरा है, किसका ध्यान में आया, जब पैथोलॉजिस्ट ने थोड़ा खून निकाला तब समझ में आ गया ना इसको रक्तपित्त है। फिर उसने प्लेटलेट देखे,
फिर बाकी चीजें की, तो रुग्ण का बल अच्छा है, तो रक्त और पित्त का द्रव गुण रक्त पित्त में बढ़ा हुआ है, तो उसको तुरंत तकलीफ कम करने के लिए हम थोड़ा मात्रा में रक्तमोक्षण उसको तुरंत लाभ देने के लिए कर सकते हैं। फिर रक्त पित्त की जो तिर्यक है, क्या ऊर्ध्वगे आधगे ऊर्ध्वगे विरेचनम माधोगे वमनम वगैरह जो आगे का रहे हैं वो कर सकते हैं। अर्श में अवगाढ़ रक्त रहता है, इसलिए वहाँ जलों का चरण हमारा काम करती है। स्तन वितरती वाले सब पेशेंट जब कुछ भी तकलीफ हुई तो मॉडर्न वाले उसको पकाते, एंटीबायोटिक देते, कापते, फिर वो सूतिका को बहुत तकलीफ होती है। उसके वजह अभी ट्रेन होना चाहिए, हमारे पास वो ट्रेन है, उसको कुछ स्तन वितरती हो जाती है तो डॉक्टर ही वो बोल देता है गायनेकोलॉजिस्ट, उसके पास जाओ पहले रक्त मोशन करवा लो, यानी उनको भी मालूम है रक्त मोशन नाम का कुछ तो भी प्रकार है। यदि दाहिने स्तन में रक्त विद्रति हो गई तो वहां से हम रक्त मोशन करते हैं। सर रक्त विद्रति में चिरोत्थम आश्राव्य श्राव्यम, तुरंत रक्त मोशन करने के बाद में उसकी अमावस्था में वो विद्रति बैठ जाती है। बचे कुचे जो दोष है, रक्त मोशन से दूसरा फायदा क्या होता है, शाखा कोष्ठ गति शुरू हो जाती है। वो बचे कुचे दोष जो है, स्तन्य क्या है, उपधातु है रस का, तो रस धातु का उद्भवस्थान आमाशय, वो आमाशय में आने लगते। रक्त मोशन के बाद में उस पेशेंट को आधे घंटे बाद, 4 घंटे बाद कभी भी उत्क्लेशीय लक्षण आता है और छोटा सा एक वमन दे देते हैं, तो वमन से उसका स्तन्य शुद्धि भी हो जाती है, रक्त मोशन से विद्रह भी बैठ जाता है, नया स्तन्य की निर्मित अच्छी हो जाती है, बिना जख्म हुए, बिना कुछ दाग हुए, सिर्फ रक्त मोक्षण और वमन, छोटा सा वमन, लघु वमन करने से भी बहुत बड़ा काम होता है। और एक बार ये पैटर्न तुम्हारा गिर गया तो पेशेंट टू पेशेंट इस तरीके के तुम्हारे पास आने लगते हैं। इसलिए एक बहुत अच्छा उदाहरण के लिए वात कंटक के कितने पेशेंट आते हैं, ऊपर से घटाघट पानी पीते और फिर गुल्प संधि के यहाँ सूजन है, एक्सरे निकाल के लाती है, हड्डी बढ़ गई है, तो रक्त मोक्षण तुरंत दर्द कम करता है, सद्यो राग रुजा खेवा। फिर बाकी जो वात कंटक की जो चिकित्सा है वो आप बाद में धीरे धीरे जैसा जमेगा वैसा कर सकते हैं। मेनोपॉज वाले पेशेंट है, उसमें मेनोपॉज में क्या होता है, रक्तों को बाहर, अशुद्ध रक्तों को बाहर जाने के लिए जगह नहीं है, फिर शरीर मन बेचैन रहता है, रस रक्त संबंध में वो दोष रहते हैं, उनको निकालने के लिए पहले सिरावेद करो, अस्वस्थपना बेचैनी कम हो जाती है, पेशेंट को फ्रेश लगता है। ये अवस्था है रक्त मोक्षण की, ये अवस्था कंट्रोल में आ गई कि फिर बाकी दोषों को विरेचन के जरिए हम निकाल सकते हैं, शेष दोषों के लिए शमन दे सकते हैं। कोई भी अलग व्याधि, अलग अलग प्रकार की व्याधि के लिए पेशेंट हमारे पास आता है, कोई साइटिका के लिए आता है, कोई लंबर स्पॉन्डिलोसिस के लिए आता है, कोई बीपी के लिए आता है, कोई हार्ट के लिए आता है, कोई कोरोनरी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करके आता है। जब उसकी हिस्ट्री हम लेते हैं तो हिस्ट्री में हमको उसके व्यसनाधीनता मिलती है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई धूमपान कर रहा है, कोई मद्य पी रहा है, तो ये रक्त दुष्टि करने वाले पदार्थ उसके हेतु में मिलते हैं। तो हमारा कॉन्सेंट्रेट क्या रहता है, जिस व्याधि के लिए आए उसकी तरफ रहता है, तो उस चिकित्सा सूत्र में उसमें रक्त मोक्षण ऐड कर देते हैं। तो हम जो चिकित्सा सूत्र उसके लिए जो प्रोटोकॉल बना रहे हैं, उस प्रोटोकॉल में यदि थोड़ा रक्त मोक्षण हो जाता है तो उस पेशेंट को उस चिकित्सा सूत्रों के लिए रिजल्ट और अच्छी तरह मिल जाते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, अस्वस्थपना कम हो जाता है और फिर आगे की चिकित्सा करने के लिए वो तैयार हो जाता है। ऊर्ध्व जत्रुगत विकार प्रायः रक्त प्रदोषित रहते हैं, कान, नाक, गला, मुख रोग, नरकर्ण रोग, नासा रोग, शिरो रोग तो सब न्यूरोलॉजी जो न्यूरो फिजिशियन जितने जिनके पास जितने पेशेंट अलग अलग टाइप के जाते हैं, जितनी भी व्याधि है, अभी हमारे पास कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस वाले कम से कम 8 से 10 पेशेंट है कि MRI निकाल के स्टेनोसिस है, अभी कुछ नहीं कर सकते, हम जुगुलर वेन से रक्त मोक्षण करते हैं, उससे रक्त मोक्षण और उसके बाद में विरेचन देते हैं और बाकी फिर प्रोटोकॉल करते हैं, तो उसको स्टेनोसिस कम होता है, उनके MRI में दिखता है। तो इसलिए ये ऊर्ध्व जत्रुगत विकार में प्राय वो गाढ़ा खून रहता है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा रहती है, उसको स्टैनत्व हम कम कर देते हैं, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन सुधार देते हैं, तो बराबर उसमें फर्क पड़ता है। इसलिए ऊर्ध्व जत्रुगत विकार कोई भी हो, नेत्र रोग में तो 100% सिरावेद के बगैर वो नेत्र रोग अच्छे होते ही नहीं। इसलिए नेत्र रोग, कर्ण नादे, कर्ण बाधिर्य, यदि वो वात व्याधि है तो भी रक्त मोक्षण कम मात्रा में उसको करना ही, कर्णपूरण, शिरोधारा, शिरोबस्ती, शिरोपिचू, मुख रोग होता तो गंडूश कवल के साथ, नेत्र रोग होता तो बिड़ालक के साथ, नेत्र तर्पण के साथ आपको रक्त मोक्षण कंपलसरी करना ही है। पित्त प्रकृति वाला पेशेंट आता है तो उसकी चिकित्सा में कभी भी एक बार रक्त मोक्षण आप करके देखिए, उसमें आपको उसकी चिकित्सा इजी हो जाती है। पित्त विकार जितने भी क्रॉनिक हो जाएंगे तो कंपलसरी, आम्ल पित्त है फिर रक्त मोक्षण की क्या जरूरत है, तो उसका रक्त मोक्षण करो तो आपको समझ में आएगा, वो शाखागत आम्लत्व होने वाला पित्त दूसरे अवस्था पाक का वो धीरे धीरे रक्त को भी दुष्ट करने का काम करता है। पित्त के आश्रय स्थान 2 है, स्वेद और रक्त योग। पित्त ये स्वेद और रक्त के आश्रय में जाके मिल बैठता है और वहाँ रक्त दुष्टि करते ही रहता है,
इसलिए पित्त की साफ सफाई नीचे से विरेचन से सिर्फ होती नहीं, उसके साथ जो बच्चे कुछ दोष है उसको रक्तमोक्षण से निकालना। रक्त विकार और शरद ऋतु कंपल्सरी आपको रक्तमोक्षण करना ही है। रक्तमोक्षण का दूसरा फायदा क्या होता है, तो उससे धातु पाक टलता है। धातु पाक की जो अवस्था है वो 100% हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी वहाँ विद्रदी है, व्रणशोथ है, वहाँ रक्तमोक्षण करवा दिया तो भेदन, पाटन, शोधन, व्रणरोपण ये बाकी चिकित्सा करने की जरूरत पड़ती नहीं, उसके पहले ही पेशेंट हमारे पास आ जाता है। एपेंडिसाइटिस वाला पेशेंट है, अभ्यंतर विद्रदी निदान करके हमने रक्तमोक्षण किया तो रिजल्ट मिलता ही है। इसलिए धातु शोधन ये रक्त शस्त्रकर्म रोक सकता है। इसलिए जितने भी धातुगत व्याधि है, मैंने शाखागत रोग मार्ग के लिए रक्तमोक्षण ये प्रधान चिकित्सा है, और उसको अनुबंधित फिर विरेचन कर्म कभी कभी या हमेशा करना जरूरी है। आपको उससे उद्भव स्थान की चिकित्सा करने से फायदा ज़्यादा रहता है। शीरावेद का प्रभाव पूर्ण शरीर में, इसलिए शीरावेद सबसे अच्छा, सबसे इजी, सबसे कारगर रहे, उसका फायदा हमको 100% मिलता है। ये अभी मैंने बताया एपेंडिसाइटिस का, उसको रक्तमोक्षण करो 50 ml से 80 ml तक, तुरंत शूल कम हो जाएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर बाकी जैसे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं वैसा उसके लिए जो भी आपके पास गोली होंगी, पथ्यदी काढ़ा वगैरह वगैरह जो भी आप देना है। विषम ज्वर, जीर्ण ज्वर या एलोपैथी वाला डायग्नोस करके भेजता है कि पायरेक्स ऑफ अननोन ओरिजिन, कुछ बुखार के बारे में समझ में नहीं आता, फिर कल्चर करके फालतू का एंटीबायोटिक देते बैठता है तो भी फायदा नहीं होता। वहाँ हमको पहले रक्तमोक्षण करना है। वो करता है 5 ml, उससे फायदा नहीं होता। हम 20, 30, 40 ml तक यदि रक्तमोक्षण करते हैं और फिर उसका हमारे हिसाब से दोष कौन सा है, कौन से स्थान में, सामावस्था है का निरामावस्था है, शाखागत अवस्था है का कुष्ठगत अवस्था है, उत्कृष्ट है का अनुत्कृष्ट है, संतर्पण है का अपतर्पण है, ऐसी अवस्था चूज करके उसका निदान करके यदि ये जीर्ण ज्वर या विषम ज्वर की हम चिकित्सा करते हैं तो उसमें बहुत सारा फर्क पड़ता है और उसके रिजल्ट भी हमको ज़्यादा मिलते हैं। जो भी एलर्जियाँ हमने अभी तक देखी है, ज़्यादा करके शीत पित्त से लेके सर्दी खांसी वाली जो भी है, उसमें एलर्जी यानी हिस्टामिन जो उत्पन्न होने वाली जो भी बीमारियां है, उसमें रक्तमोक्षण से क्या होता है, तो एंटी हिस्टामिनिक एक्शन होती है। प्रायः जितनी भी एलर्जी है प्रायः ये शब्द बता रहा हूँ, प्रायः कफ प्रधान पित्तानुबंधी रहती, और कफ पित्त के ऊपर रक्तमोक्षण सबसे श्रेष्ठ है। जैसे हमने रक्तमोक्षण करवा दिया तो वहाँ खुजली बंद हो जाती है, लाली कम हो जाती है, इरिटेशन कम हो जाता है। इसका मतलब वो व्याधि पूरा सिर्फ रक्तमोक्षण से गया ऐसा नहीं, लेकिन ये कम हुआ तो फिर आगे का कार्यक्रम हम करने के लिए, आगे चिकित्सा करने के लिए पेशेंट के लिए हमारी तैयारी अच्छी हो सकती है, उस हिसाब से काम करना है। रक्तमोक्षण प्रायः सामावस्था में हम कर सकते हैं, तो सामावस्था में रिजल्ट भी हमको अच्छा मिलते हैं। 15, 16, 18 नंबर का इस्तेमाल अच्छा सड़ा होने के लिए करना है, लेकिन नई नई आपकी प्रैक्टिस है या नया नया काम कर रहे हैं, 20 नंबर से शुरू करो, फिर धीरे धीरे 18 नंबर से करो, फिर यदि सार्वधिक करना है तो 15 नंबर से करो, 16 नंबर से करो, या ब्लड डोनेट की जो ये रहती है उससे भी किया तो भी चलेगा। नीडल का अग्रभाग सम्यक विद्य होना चाहिए, कभी भी सिरिंज से रक्त खींच के नहीं निकालना है। रक्तमोक्षण या शीरावेद या अपतर्पण वाली चिकित्सा है। यदि रुग्ण अपतर्पण है तो उसका बीपी 90/60 है, 100/60 है, तो पहले रुग्ण का संतर्पण करो। आपने यहाँ तर्पण संसर्जन क्रम दे के रखा है, खरजूरादि मंथ, द्राक्षास्वरस, दाड़िमस्वरस, इसको दे के उसका संतर्पण करो। रुग्णों का बीपी 110/70 होता है और व्याधि आप संतर्पण होते हैं, फिर उसका रक्तमोक्षण करना है। तो रुग्ण संतर्पण करके फिर रक्तमोक्षण करते हैं तो व्यापक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। यदि बीपी कम है इसलिए छोड़ के फिर उतनी संप्राप्ति भंग होने में दिक्कत आएंगी, या आपको उस पेशेंट को रिजल्ट देने में दिक्कत आती है। इसलिए यहाँ सिर्फ देखना है, संतर्पण दोनों चाहिए, रुग्ण भी संतर्पण होना चाहिए, व्याधि भी संतर्पण चाहिए। फिर व्याधि का संतर्पण करने तो हम कर नहीं सकते, उसका अपतर्पण करना है, तो रुग्ण का संतर्पण करो और तुरंत एक आधे घंटे में 15 मिनट में रुग्ण ठिकाने पे आता ही है। 110, 70, 120, 80 तक बीपी आता ही है। उसके बाद में अपतर्पण किया, रक्तमोक्षण किया तो कुछ तकलीफ नहीं होती। और बाबू ने बता के रखा है कि यदि रुग्ण का बल कम है थोड़ा निकालो, एक दिन आड़े और निकाल सकते हैं, 7 दिन में 5 दिन में और निकाल सकते हैं। यानी रक्त को थोड़ा थोड़ा निकालते गए तो भी वायु धातु क्षयात गोपात मार्ग से आवरण, ये जो वात की प्रकोप होने की प्रक्रिया है उसमें रक्त ये धातु है, इसका क्षय होने के चांसेस और उसकी वजह से व्यापक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रक्तमोक्षण हमने करवा दिया तो इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाते हैं, इसलिए ओपीडी लेवल में ये सबसे बढ़िया हमको काम देने वाला या यश देने वाला ये कर्म है। लेकिन रक्तमोक्षण के साथ साथ हम मृदु शोध विरेचन करवा देते हैं।
विरेचन ये कोष्ठ की शुद्धि करता है। विरेचन किसके ऊपर काम करता है? तो पित्त के ऊपर काम करता है। पित्त का उद्भव स्थान क्या है? पश्चिमानाशय। यदि पश्चिमानाशय की साफ सफाई हम उसके साथ थोड़ा सा मृदु विरेचन भी करवा देते हैं तो रक्तमोक्षण से बचे शाखागत दोष निकल गए। शाखागत दोष कोष्ठ में आएंगे नहीं, कहाँ आएंगे? पश्चिमानाशय में ही आएंगे। वहाँ आने के बाद उनको हमने रास्ता दे दिया विरेचन के जरिए बाहर निकालने का, तो उसमें उस पेशेंट के रिजल्ट में आपको ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। रक्तमोक्षण की आमावस्था में मैंने अभी सवेरे पहले बताया तुमको, इसलिए रक्तमोक्षण करते वक्त प्रायः आमाशय रिक्त नहीं रखना। हम क्या बोलते हैं? मीठा खा के आना है फिर आपका रक्तमोक्षण करना है। मधुर रस क्या है? तो आजन्म सात्म्यात् कुरुते धातूनां प्रबलम बलम बाल वृद्ध क्षत क्षीण वर्ण केशेंद्रिय। बाल वृद्ध क्षत क्षीण सबके लिए मधुर सबसे श्रेष्ठ है। यदि मधुर रस खाते हैं तो शाखा कोष्ठ गति शुरू हो जाती है। और रक्त उसके 1 घंटे मधुर रस के खाने के आधे घंटे में 1 घंटे में हम यदि रक्तमोक्षण करते हैं तो कोष्ठ से तो शाखा में आ रहे हैं, हम शाखा से निकाल दें तो उससे भी फायदा और अच्छा मिलता है। ये टेक्निक है, ये टेक्निक आप अच्छी तरह करते हैं तो फायदा होता है। रक्तमोक्षण के बाद एलोपैथी वाला डॉक्टर क्या करता है? ब्लड निकालने के बाद उसको कॉफ़ी और बिस्किट खिला देता है। ऑलरेडी रक्तमोक्षण के बाद अग्निमंद रहता है और उसमें कॉफ़ी चाय या बिस्किट खिला दिया तो फिर उसका और अग्निमंद होता है और पित्त की उत्तेजित अवस्था। इसलिए ब्लड डोनेट देने के बाद पेशेंट थोड़ा ये करता है कि मुझे गुनगुनाहट आ रही है या जी मचल रहा है या अस्वस्थपना लग रहा है या थोड़ी थकावट लग रही है। ये रक्तमोक्षण के बाद तुरंत निदान कम से कम 1 घंटा तो भी कोई खाने को देना नहीं। देना है तो मधुर रस जैसा तर्पण मैंने बताया, तर्पण संयोजन क्रम, वो एक तो वो देना है या जो भी आहार देना है स्निग्ध 2 या 3 घंटे बाद दिया तो ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये फॉर्मेट है हमारा। ये आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सालय, हम ये सब निकालते हैं, पेशेंट का नाम, लिंग, पत्ता और उसको रक्तमोक्षण के लिए कौन से लक्षण इस पेशेंट में हमको देखने को मिले। अभी हर एक बार शुरुआत में आपको गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा है। इधर भी रुक्ष है, इधर भी अस्निग्ध है, इधर भी अस्निग्ध है, कफ प्रधान स्कंदी है, इधर अस्कंदी है। कैसा करना है? तो आप पहले करो तो सही और फिर इंद्रगोत कीड़ा वाला आपको नहीं दिखेगा शायद, लेकिन कंपेयर तो आप कर सकते हैं ना। कंपेयर करते करते उसका दूषित दोष का परीक्षण करना है और नीचे आपकी साइन करना है और पेशेंट को रिजल्ट के लिए देना है, तो ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। शिरावेद कब करना मना है? यदि शिरा नीचे और ऊपर बंधी हुई नहीं होंगी तो फिर उसको ध्यान देना है। वो स्प्लिट हो सकती है, डबल पंक्चर हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, इसलिए नहीं करना। अनुत्थित और स्पष्ट रूप से दिखाई ना देती हो तो। लेकिन अभी इतने टेक्निक्स बढ़ गए और आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, अभी हमको वैद्य शिरा का ये हमने पाठ करवा दिया। इतने सालों से हम यदि काम कर रहे हैं तो हमको कहाँ कौन सी वेने मालूम है। हम सिर्फ उधर निडल डाल देते तो भी रक्तमोक्षण हो जाता है। उसमें एंगल कितना देना है, क्या देना है, वो आपको जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसा बराबर काम हो जाता है। अति शीत, अति उष्ण, अपराच्छादित वातावरण, स्नेहपान तुरंत किया होगा। तो ये स्नेह जीर्ण होने के बाद यदि इमरजेंसी तो रक्तमोक्षण करते, लेकिन स्नेह जीर्ण होता नहीं तब तक रक्तमोक्षण करना नहीं। यदि मूर्छा आती रक्तमोक्षण करते वक्त तो रक्तस्राव तुरंत रक्तमोक्षण रोकना है। ठंडे पानी से परी चेक करना है, हेड लो पोजिशन देना है, खुली हवा देना है, बीपी चेक करना है। यदि उसको बीपी कम है तो लक्ष्मीमेला, सीतोबलादि, सुवर्णमाक्षिक, मोरमू देना है। फलों का रस या खजूरादि मंत्र तैयार रखना है, वो थोड़ा थोड़ा देना है। तर्पण करना है, उससे भी नहीं फायदा होता। व्यवाही विकासी द्रव्य में अर्जुनारिष्ट, पुनर्नवास हो, कोई भी तुम्हारे पास होता है, ज़्यादा मात्रा में पानी डाल के उसको दिया तो पेशेंट तुरंत आउट हो जाता है। बाकी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। सीरा वेद पूरी सीरा हम बहुत बात काटते हैं। पूरी सीरा काटने के बाद जो छोटी छोटी कैपिलरीज या वेन रहती है उसको डायरेक्ट काट दिए तो भी कभी कभी खून निकलता नहीं, तो वहाँ सेंधव और तेल इसका थोड़ा विलेचन किया तो वो खून वापस निकलना चालू हो जाता है। रक्तस्राव रोकने के लिए फिर जो भी कषाय रसात्मक है, लोद्र है, गेरू है, इसका इस्तेमाल पाया करता है। अब ये सुश्रुत की वैद्य सिरा और वाजभट की वैद्य सिरा, ये भी आपको कस्तूरी जी की किताब में पूरा मिल जाएगा। आप इसको चार्ट बना के रख दीजिए और पेशेंट सामने आया कि पाद दहा वाला आया कि तुरंत रक्तमोक्षण शिप्रमर्म के ऊपर 2 अंगुल, नहीं मिला तो भी करना है। अभी वहाँ नीडल नहीं, वेन नहीं मिलती तो वेदन करना है। हमारे जो राबो गोगटे करके पुणे में गुरुजी है, उनका एक वेदन में बहुत बड़ा अच्छा पुस्तक हिंदी में आपको जिसको चाहिए वो मिल सकता है। तो यहाँ वैद्य सिरा ये जो दे के रखी है कि इसको
काटना है उसके तरफ ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि नहीं करना है उसके पीछे जाना है। अवैध सिरे के बारे में बाद में देखेंगे, पहले वैद्य सिरा जो दे के रखी है उसके बारे में हम चिकित्सा करके देखेंगे। फायदा हुआ तो ठीक है आगे जाएंगे, नहीं फायदा हुआ तो हमारी कुछ तो भी गलती हुई, ऐसा देख के हम उसमें और अच्छा काम करने की कोशिश करें। जलोदर अंतर्विद ये व्याधि है सब, इनमें सुश्रुत में कौन सी बताइए, वाग्भट में कौन सी बताइए, ये सब मटेरियल आपको कस्तूरी जी की किताब में मिल जाएगा। उसका रेफरेंस भी वहाँ उन्होंने दे दिया है कि कहाँ आपको देखना है रक्तमोक्षण में। शूद्र रोग बहुत सारे आते हैं ओपीडी लेवल में, तुरंत रक्तमोक्षण वहाँ करना है। अभी बहुत बार यहाँ जलोकाचरण प्रच्छान से करना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है पेशेंट, प्रच्छान के लिए नहीं जम रहा है, जलोकाचरण नहीं जम रहा है, तो वहाँ आप वो वेडल से वेदन भी करवा देते हैं तो भी काम हो जाएगा। इंद्रलुप्त में प्रच्छान बताना है, लेकिन पेशेंट सुनता नहीं है प्रच्छान की वो जख्म करने के लिए, फिर वही उसी नीडल से या इंसुलिन नीडल लेना है, उसे वेदन करवा दिया, प्रच्छान जैसा खून निकाल दिया तो भी काम हो जाता है। मुख रोग है, पित्ताश्वरी हो, मैंने इतना सब दे के रखा है कि सिर्फ आपको पढ़ना है और काम करना है। इतना काम किया तो भी बहुत सारा हो जाता है। रक्त मोक्षण की तैयारी करो, ऐसा बता दिया तो आपके पास ये पूरा मटेरियल तैयार चाहिए कि क्या क्या है उस पेशेंट में। कुछ अड़चन आ रही है, सुनाई दे रहा है क्या? पट्टी का मीठा पाउडर यानी लक्ष्मीला सितोबलादी माक्षिक है, समुद्र फेन है, कॉटन है, हरिद्रा है, सूट आवड़ा शक्कर वाली एक गोली सुचेकर, लोधर चूर्ण है, कॉटन है। ये इमरजेंसी के लिए आपके पास लेकर ला के रखा है। आवाज आ रही किसकी तो भी नहीं सुनना है तो बंद कर दो। 18 नंबर की नीडल है, 20 नंबर की नीडल है, स्कालपेन है, सादी नीडल भी वहाँ रखा है स्कालपेन के साथ। स्कालपेन नई प्रैक्टिस है तो स्कालपेन आपको इजी जमता है। किडनी ट्रे आपके पास रखना है, स्टिकिंग रखना है। नीडल के प्रकार भी आपको देखना है। 18 नंबर की एक लंबी भी नीडल मिल सकती है, एक छोटी भी नीडल मिल सकती है। दोनों में से आपको मन्या पे करना है तो उसकी जो 2.5 इंची वाली जो है कम करना है, उससे छोटी वाली वे नीडल आपको मिलेंगी तो उसमें फ़ायदा आपको ज़्यादा अच्छी तरह मिलेगा। अब ये वीडियो के साथ कुछ मध्यागत रक्तमोक्षण की वापस फ़ोटो मैंने निकाल के रखी है। अभी यहाँ जो भी रक्तमोक्षण हम निकालते हैं मध्यागत रक्तमोक्षण में, ये खून जाड़ा बहुत रहता है, गाढ़ा रहता है, इसलिए आने में उसको दिक्कत आती है। जहाँ जहाँ तकलीफ है, ज़्यादा करके शिरो रोग जो है, अर्धावेदक है, शिरशूल है, सूर्यावर्त है, ये सब में रक्तमोक्षण बहुत ज़रूरी है। वहाँ हम रक्तमोक्षण के साथ फिर वहाँ लेप लगाते हैं, लवण जल का नस्य करवाते हैं और बाकी सब चीज़ें उसमें चिकित्सा हिसाब से ऐड करते हैं, तो उसमें आपको रिजल्ट 100% मिलता ही है। इसलिए मन्यागत रक्तमोक्षण में फोटो दिखाने का मतलब उसमें नीडल डालने का तरीका और नीडल वेन को ऊपर उठा रही है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन के नीचे ही एक्सटर्नल आर्टरी है। थोड़ा भी आपका एंगल ज़्यादा हो जाता है तो आपको वहाँ व्यापक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। इसलिए वहाँ रक्तमोक्षण करते हुए बहुत सावधानी से रक्तमोक्षण करना है। जैसा हमने अभी ऊपर से सिर के तरफ से रक्तमोक्षण नीडल डाली है, वैसे उल्टी दिशा से भी हम नीडल डाल सकते हैं। अभी उसमें सिर के तरफ से नीडल डालते हैं, ऊपर से नीचे नीडल डालते हैं, तो वहाँ जो रक्त आने का जो स्पीड है वो बहुत बार कम होता है और उसमें तकलीफ कम होती है पेशेंट को। नीचे से जब ऊपर नीडल डालते हैं तो खून जल्दी आता है, यानी आपको ज़्यादा खून निकालना है तो कोशिश करना नीचे से ऊपर नीडल डालना है, तो जिससे वो ऊपर वाला जो ब्लड सप्लाई है, सिर की तरफ का जो गाढ़ा खून है वो नीचे जल्दी आ जाता है और उसमें वो खून निकलने में भी दिक्कत आती नहीं, क्लॉट जल्दी होता नहीं। उस हिसाब से ध्यान में रखना है। ये वेन आपको दिखती है, अभी उसका रक्त का हम परीक्षण भी कर सकती है, कैसा है, गाढ़ा है, कफदुष्ट है, अनुबंधित वात है, उस हिसाब से काम करना है। शिरावेद किसको करना है? फिर 16 साल के ऊपर करना नहीं है, 80 साल 70 साल के 80 साल के नीचे करना नहीं। जिसको जिसको ज़रूरत है, जिसका बल अच्छा है, जिसको हम कर सकते हो, उस पेशेंट को 100% रुग्ण का बल, व्याधि का बल, ये सब देख के आपको निर्णय लेना। ये 80 साल के जो वैद्य डॉक्टर ही है, उनका हमने रक्तमोक्षण किया था नेत्र रोग के लिए। उनका मैक्यूला को प्रॉब्लम था और उसमें रक्तमोक्षण के बाद में बहुत सारा उनको फर्क पड़ा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा हम कर सकते हैं। सबसे इजी पहले सीखना है सार्वजनिक रक्तमोक्षण। ऊपर से भी पैराप्लस लगा दिया,
और बीपी एपरेटस के ऊपर 110 तक बीपी लगा के रखना है। यदि हम नीडल अंदर डालते हैं और पेशेंट शॉक में जाता है, वो खड़ा पेशेंट शॉक में जाता है तो गिर जाता है और हमको समझ में आ जाता है ये शॉक में गया। लेकिन लेटा हुआ पेशेंट यदि वो शॉक में जाता है तो समझने के लिए वो बीपी जो है तुम्हारा 110 वाला वो डायरेक्ट 60 तक 40 तक आ जाता है, तो समझना नीडल डालते वक्त ये शॉक में गया है। ऐसे टाइम उसको तुरंत रक्त मोशन रोकना है और फिर उसको हमको खून बंद करना है, हेड लो देनी है और बाकी जो मैंने पहले बताया वैसा चीज़ करना है। इसलिए बीपी एपरेटस लगाने का फ़ायदा ये होता है कि यदि पेशेंट को कोई व्यापत होता है तो बीपी के मॉनिटर में हमको समझ में आ जाता है ब्लड प्रेशर की कहाँ तकलीफ हुई है। ये विसर्प वाले पेशेंट है, कितना भी मॉडर्न वाले ने एंटीवायरल दो कुछ भी करो वो हमारे पास आती है। फिर क्रॉनिक क्यों आना है? हमारे यहाँ बहुत हमारा जो आक्षेप है वो ऐसा ही कि हमारे यहाँ जीर्ण व्याधियों की चिकित्सा होती है। हमने वो उसकी पार्टी पूरी पहुँच दी है। नया ही पेशेंट हमारे पास, नया हार्ट अटैक वाला आना चाहिए, नया किडनी फेल्योर वाला आना चाहिए, नया टीबी वाला आना चाहिए। ये हमारे पास जब आता है, विसर्प में रक्त मोक्षण ये सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है। यदि हम रक्त मोक्षण करते हैं तो उसमें रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिलता है। और उसके बाद में विसर्प अच्छा होने के बाद में जिंदगी भर जो पेशेंट तकलीफ सहन करता है वो तकलीफ हम कम कर सकते हैं। उसको बाद में व्रण की चिकित्सा करके उसका पूरा सेंसरी नर्व जो है हम अच्छी तरह कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ध्यान दिया तो भी काम हो जाता है। ये त्वचा विकार वाले पेशेंट को भी वैसा ही, अभी जहाँ दुष्टि है वहाँ उसमें फालतू के नीडल डालने की वजह उसके आजू बाजू वेरिकोज वेन में भी जो वेरिकोसिटी है उसको कभी हाथ नहीं लगाना है। अच्छी वेन जहाँ होंगी वही आप नीडल डालेंगे तो फिर तकलीफ नहीं होगी, व्यापत भी नहीं होंगे। ये मणिबंध का एक दूसरा नीडल आता है। कभी कभी वेन इतनी अच्छी दिखती है, बहुत सारे गाउट वाले पेशेंट या वात रखते वाले डायग्नोसिस करके और यूरिक एसिड बढ़ा करके बहुत बार, अभी चिकनगुनिया बहुत जोरदार चालू है हमारे यहाँ। चिकनगुनिया में मणिबंध संधि से लेके हाथ दुख रहे, गुल्फ संधि से नीचे पाय दुख रहे, एंटीबायोटिक दर्द की गोलियां दे दे के उल्टा व्यापक ज़्यादा हो रहे हैं। एंटी वायरल बुखार वाले भी बहुत सारे हम आते, तो हम इसको यहाँ से रक्त मोशन यदि करवा देते मणिबंध संधि से तो वो गाढ़ा खून निकल गया कि सटसटना थ्रोम्बिंग पेन जो है वो तुरंत कम हो जाता है। वहाँ फिर वृक्ष श्वेत एरंडिका तेल ये सामावस्था निरावस्था में चलने वाला स्नेह है। इसका स्नेहन किया, स्वेदन किया, रुक्षण किया, व्यायाम किया, लेपन किया, तो ये 8-15 दिन में अच्छे होने वाले पेशेंट है चिकनगुनिया वाले। और इतने जल्दी अच्छे होंगे तो पेशेंट टू पेशेंट ओपीडी बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती और हमको कुछ पेशेंट के लिए जायरात देने की जरूरत नहीं पड़ती। पेशेंट खुद हमारा पीआरओ करके गाँव भर घूमता है। या शोध है फिर सिरावेद करना कि नहीं करना, जहाँ हमको अच्छा लगता है, जहाँ हमको ईजी लगता है और हम कर सकते हैं वहाँ करना है। अभी देखो यार खुद तुम गोलियां खिलाएंगे, कितना ऊपर से लेप लगाएंगे, स्नेह स्वेदन करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। पेशेंट ज़्यादा से 2-4-8 दिन आपके पास टिकेगा, बाद में वापस भागेगा। अब ये सब गोलियां खा के ये गर्भ विष खा के आने वाला और गर्भ विष के कारण रक्त दुष्टि अलग अलग एनर्जी के खा के आने वाला पेशेंट है। इसका हम खून ही निकाल देते तो नया सप्लाई आएगा, तुरंत शूल में फर्क पड़ेगा, तकलीफ कम होगी। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिसके लिए डिटेलिंग में हम जा सकते हैं। हमारे पास टाइम 1 ही घंटे का है, उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये टेक्निक जो देखो वापस एंगल अंगूठे से ऊपर से पकड़ा है, नीचे से अंगुली से पकड़ा है और फिर डालने के बाद वो खून कैसा आ रहा है उसके तरफ आपको ध्यान देना है। अभी गुल्फ संधि के बारे में नीचे से वहाँ भी वो वेन प्रॉपर दिखनी चाहिए। बहुत बार कैपिलरीज में भी थोड़ा 10-20 ml भी खून निकल गया तो भी हमको फर्क पड़ता है। जानुसंधि शूल में भी सद्य और राग रुजिया क्षमा के लिए राग और रुजिया कम हो गई तो फिर आगे का ट्रीटमेंट पेशेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये घुटने के पीछे से रक्त मोक्षण करते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स साइटिका वाले पेशेंट, ये घुटने के पीछे से रक्त मोक्षण से तुरंत तकलीफ कम करते। साइटिका वाला पेशेंट आया तो बहुत दर्द है, उसको स्नेहन स्वेदन करने के बाद भी वो बोलेगा नहीं कि अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले रक्त मोक्षण कर दिया, बाद में स्नेहन स्वेदन के लिए उसको ले लिया तो 100% हमको बोलता है कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है, कल से मैं पंचकर्म के लिए आने के लिए तैयार हूँ। यानी पंचकर्म के लिए पेशेंट आने के लिए पेशेंट को इंस्टेंट रिजल्ट देना जरूरी है। और इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले 2 ट्रीटमेंट है, एक बस्ती और दूसरा रक्त मोक्षण। ये 2 चीज़ें जब तक वैद्य करते नहीं, पार्टी लगा के सिर्फ नाड़ी से देते बैठेंगे तो रिजल्ट मिलना मुश्किल है, इसलिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। जलोगा के अलग अलग प्रकार हमने कंपाइलेशन किए और उसमें से कोशिश कर रही कि कौन सी पिंगला है, कौन सी
कर्बुरा मिलती क्या, अलगर्दा मिलती क्या, ग्रंथि अवगाढ़ रखता है इसलिए लगा के देखी, लगी तो लगी, नहीं लगी तो नंबर ऑफ पेशेंट है, रोज के 200-300 पेशेंट हमारे को मिलते हैं, तो नहीं कुछ लोगों को फायदा हुआ तो भी हम उसके ऊपर अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं, और शायद अलग अलग प्रयोग की वजह से ही हमको हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको भी ज़्यादा ध्यान देना है कि पेशेंट कैसे जाते, पेशेंट का और निदान कैसा अच्छा हो, इजीली निदान कैसा हो, परफेक्ट निदान कैसा हो। दशविध परीक्षा में वागुड़ बोलता है कि सूक्ष्म समीक्षेशा दोष औषध निरूपण है। समीक्षा कैसी करनी, सूक्ष्म वो भी फटाफट। यो वर्तते चिकित्सायाम न स्खलु जातुचित, कभी गलती नहीं कर सकता, ऐसा वाग्भट आपकी गारंटी देने के लिए वाग्भट वहाँ बैठा हुआ है, आपको सिर्फ करना है। ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बाबा है, इनको ट्राइकेटॉल 3-3 4-4 गोली खाने के भी बाद फायदा नहीं हो रहा है, हमने एक जलोका लगा दी। अभी ये एक्चुअली क्रैनियल नर्व आते पीछे से आगे आती है, अभी आगे वाला जो उसका रूट है वहाँ हमने जलोका लगा देती है। अभी जलोका कहाँ काम करती है, तो वापस मैंने बताया 24 आंगुल तक काम करती है, यही लगनी चाहिए, जिसके पीछे लगो मत, जहाँ भी लगेंगी वहाँ से वो तकलीफ कम करेंगी। यानी जलोका लगाने के बाद जो आदमी सो नहीं रहा था वो अच्छी तरह सोना लगा, सो गया, उधर ही सो गया जलोका लगाने के बाद में। इतने अच्छे रिजल्ट हम उस पेशेंट को बता सकते हैं। विचर्चिका या जलोका मैंने दिखाई है, लेकिन इससे भी अच्छा काम विघर्षण चिकित्सा एक रक्तमोक्षण का प्रकार है। विघर्षण यानी शेफाली का पत्र और गोजीवादी का पत्ता आता है, यानी पारिजातक के पत्ते और गोजीवादी, इससे उसको घिसना है। ये विचर्चिका के वाले पेशेंट या ज़्यादा कुष्ठ वाले, जो कुष्ठ के जो पेशेंट है, कुष्ठ के जो अलग अलग प्रकार है, या सबसे अच्छा रिजल्ट भी अपने को विघर्षण चिकित्सा से मिलता है। यदि आपके पास पारिजातक के पत्ते शेफाली का नहीं मिल रही है तो 0 नंबर का पॉलिश पेपर गिल्ला करो, थोड़ा उसको मऊ करो या हल्का करो, और उसके बाद में उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि रक्तमोक्षण इस ऐसा एरिया की जहाँ सीरा मिल नहीं रही है, वहाँ फिर वेदन ये शब्द आया है सुश्रुत का, तो ऐसा वहाँ से उसी एरिया का सिर्फ ख वैगुण्य जहाँ है वहीं से 2 4 5 6 8 बूंद भी हम वेदन करवा देते तो वो अच्छा काम हो जाता है। ये प्रच्छान की प्रक्रिया है, इस तरीके से प्रच्छान हुआ जाता है, यानी 1 आंगुल तक का खून आपको निकालना है। कोष्ठुक शीर्ष वाला घुटने के ऊपर खून जाए, आयुर्वेदिक वाला बोल देता है तुम्हारे घुटने में पानी हो गया, अभी पानी होगा तो पानी वो कहाँ से निकालेंगे, घुटने के पीछे से हम रक्तमोक्षण करते हैं, यदि फायदा नहीं हुआ तो ऊपर से प्रच्छान कर दे, और प्रच्छान से उसको फर्क पड़ता ही है। एक घटी यंत्र, एक उसका अष्टांग हृदय में भी उसका रेफरेंस है घटी यंत्र का, बद्ध मूलक उदर में आया है उसका रेफरेंस। उसके लिए प्रच्छान करके उसके ऊपर मेणबत्ती रख के फिर हम उसके ऊपर ये घटी का सब साहित्य रखते हैं। प्राय इस तरीके से वो घटी का काम उसका होता है। ये भी एक रक्तमोक्षण का एक प्रकार है। ये अलाबू है, इसको उल्टा करके हम यदि अवगाढ़ तर रक्त होगा कफदुष्ट, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। ये वापिस गेला कुठेतरी श्रृंग है, अवगाढ़तम रक्त वात प्रधान अवस्था होंगी तो उसमें काम होता है। सिरावेद सर्व रोगों का समूल नाश करती है, सब दोष व्याधि का। आप एलोपैथी वाला कहाँ दुखता है, खून में ढूंढता है, तो हम खून को ही साफ करवा देते हैं तो तकलीफ कम होनी है। यदि बार बार समय पर रक्तमोक्षण आदमी करते रहता है तो त्वचा रोग, ग्रंथि, शोणित रोग यानी रक्त के रोग न भवंती कदाचनम, सुश्रुत ने भी उसका गारंटी दी कि ये कभी व्याधि होगी नहीं। और इसके लिए आपको रक्तमोक्षण की अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए नाना जी का एक आखिरी का श्लोक इम्पोर्टेंट है, अभ्यासात प्राप्यते दुष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशिनी रत्नादि संजानात न शास्त्रादेव जायते। इतना बोल के मैं रुकता हूँ, किसको कोई प्रश्न होता मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ये बंद करूँ। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से शिरावेद के बारे में बताया। अब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। अगर किसी को भी कोई सेशन से रिलेटेड डाउट है तो वो अभी माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। बंद कर दिया, चैट बंद। हेलो, हाँ बोलिए। विश यू सो वेरी हैप्पी बर्थडे सर। धन्यवाद।
बोलो। क्या था शिरावेद समय? अभी मैंने वो इंस्टेंट ट्रीटमेंट आपको बता दी। पहले रक्त मोशन रोकना है, हेडलो देना है, पानी छिकड़ना है, और उसके बाद में बीपी दूसरे हाथ से बीपी चेक करना है जिस हाथ से रक्त मोशन किया है, और उसके बाद में उसको तर्पण संशोधन कम देना है। खरजूर आदि मन दे सकते हैं, द्राक्षा लक्ष्मीला सीतोफल आदि स्वर्ण माक्षिक मुंह से दे सकते हैं। ऐसा काम उसमें हो सकता है। सर बोलो। सर डॉक्टर कोमल इज आस्किंग, अगर पेशेंट शिरावेद के समय शॉक में जाए तो इंस्टेंट क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए? वो मैंने बता दी है कि पहले रक्त मोशन रोकना है, हेडलो पोजीशन देनी है, लक्ष्मीला सीतोपलादी माक्षिक लेना है, दूसरे हाथ से रक्त बीपी चेक करना है, और तर्पण संशोधन कम करना है। द्राक्षा सोरस, दाड़िम सोरस या खरजूरादि मंत्र मुर्मू देना है। पेशेंट शॉक में से निकल आता है बाहर। यस ओके सर। चलिए जोशी जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, साधुवाद। आपने बड़ा सुंदर चित्रण किया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा व्याख्यान रहा। हम लोग का लाभान्वित हुई आपके व्याख्यान से। शिरावेद बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया है आपने। धन्यवाद गुरुदेव, आपका आशीर्वाद बने रहे। हाँ, बहुत सुंदर व्याख्यान रहा है आपका। यस सर डॉक्टर मोदी इज आस्किंग, गुरुदेव आवाज आनी, आवाज आनी, आवाज। सर एम आई ऑडिबल? हाँ बोलो। गुरुदेव वात रक्त के बारे में शिरावेद समझाएं। उसके नाम में वात यानी बस्ती और रक्त यानी रक्त मोक्षण। वात रक्त में शिरावेद यदि आप करते हैं तो वहाँ सद्यो शूल तुरंत कम हो जाता है, और वात नहीं बस्ती समम किंचित वात रक्त चिकित्सित है। वात रक्त की चिकित्सा ही 1 मिनट में हो जाती है। वात के लिए बस्ती चालू करो, रक्त के लिए रक्त मोशन करवा दो। शिरावेद ज्यादा से ज्यादा अंगुष्ठ संधि के ऊपर शोध है, उसके ऊपर मणिबंध संधि से करो या गुल्प संधि से रक्त मोशन करवा दो। फिर वात रक्त की दोष प्राधान्यता देख के फिर आप आगे की चिकित्सा उसमें चालू कर सकते हैं। और यस सर, थैंक यू सर। सर डिमेंशिया एंड सीजोफ्रेनिया पेशेंट में दे सकते हैं रक्त मोक्षण? डॉक्टर अनमोल इज आस्किंग। रक्त मोक्षण में ये जो मनोवश स्रोतस के जो व्याधि है उसमें भी ऊर्ध्व चतुर्गत विकार में उसका यदि खवैगुण्य है तो उसकी संप्राप्ति पूरी करने के बाद ही रक्त मोक्षण की अवस्था फिक्स करनी है, और उस हिसाब से वह रक्त मोक्षण हम कर सकते हैं। ओके सर। If patient is on aspirin, Shiraved can be performed or not, sir? यदि वो रात को एस्पिरिन ले रहा है तो फिर उसको सवेरे रक्त मोक्षण के लिए आप बुला सकते हैं, उसमें कोई अड़चन आती नहीं। यदि आपको कम मात्रा में रक्त मोक्षण करना है, या एक रात को उसको एस्पिरिन बंद करने को बोलो और दूसरे दिन सवेरे रक्त मोक्षण करके फिर दूसरे दिन रात को वो उसकी गोली ले सकता है, ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ओके सर। Sir, in autoimmune disorder like SLE, when is the best time for Rakt Mokshan and where we do? हाँ भाई, एसएलई में रुग्ण यदि अपोतर्पण होता है, रुग्ण का बल कम है तो हम नहीं कर सकते, लेकिन रुग्ण का बल अच्छा है, व्याधि का बल अच्छा है, और उस पर रक्त प्रदोष विकार के कुछ लक्षण मिलते हैं तो हम रक्त मोक्षण 100% कर सकते हैं। ओके सर। सर आम बात में कैसे और स्पेसिफिक साइट पर कहाँ शिरावेद करते हैं? आमवात में जहाँ शोथ है, स्तंभ है, शूल है, उस सांधे के ऊपर वाले एरिया में जो भी वेन आपको मिलेंगी वहां से आप शिरावेद कर सकते हैं। तो गाढ़ा खून निकल जाता है और सटसट होना, दर्द होना तुरंत कम हो जाता है। शूल कम करने के लिए आमवात में यदि गुल्प संधि में घुटने में शोथ है तो घुटने के पीछे से एक आधी वेन मिल जाती है। यदि मणिबंध संधि में शोथ है तो उसके ऊपर की
वेन आपको मिल जाती है। अभी जो मैंने आपको फोटो या वीडियो दिखाया है वहां से आप कर सकते हैं रक्त मोक्षण। और ओके सर, सिरो रोग के लिए अगर मान्यगत रक्त मोक्षण नहीं आता तो क्यूबाइटल से भी कर सकते हैं, बराबर है, कर सकते हैं। रिजल्ट उतना सर्वाधिक रक्त मोक्षण में रक्त ज्यादा निकालना पड़ता है, इतना ही उसमें फर्क है, बाकी कुछ नहीं। साम अवस्था में रक्त मोक्षण कितने मात्रा में करते हैं? सामावस्था किसकी है वो देखना है। साम रक्त, साम पित्त, सामवात, सामावस्था रक्त मोक्षण सामावस्था की चिकित्सा है। उसकी यदि वात अनुबंधित तो रक्त की मात्रा कम 40 ml से 80 ml तक निकालें। यदि वो रक्त प्रदोष से निकाले तो फिर 100 ml तक, 125 ml तक आपको निकाल सकते हैं। ओके सर, ज्वर के समय रक्त मोक्षण कर सकते हैं? हाँ, ज्वर की जो वेगावस्था होंगी वहाँ रक्त मोक्षण हम 100% कर सकते हैं। अभी जो वायरल फीवर आ रहे हैं, वायरल विद चिकनगुनिया, बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहता है, चूल दर्द ज्यादा रहता है, गोली खा के भी दर्द फर्क नहीं पड़ता। एलोपैथी वाला डेंगू चेक करने के लिए पैथोलॉजिस्ट खून नीडल डालता ही है ना, वो 5 ml डालता है, हम 20-25 ml डालते हैं, इतना ही फर्क है। वहां से रक्त मोक्षण करवा दिया तो दर्द कम हो जाता है, ज्वर की गति, शाखा गति कोष्ठ में आ जाती है और उससे फायदा ज्यादा होता है। उल्टा वायरल में और चिकनगुनिया जैसे जो व्याधि है वहाँ रक्त मोक्षण बहुत अच्छा काम करते हैं। आज की तारीख में जोरदार वो उसका फायदा हो रहा है। और पार्टिसिपेंट अगर चाहे तो वो अपना माइक ऑन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन स्किन डिसीज पेशेंट सर्वांग शिरा वेदन और स्थानिक रक्त मोक्षण अच्छा रिजल्ट कैसे मिलेगा? कौन से इन स्किन डिसीज पेशेंट सर्वांग शिरा वेदन और स्थानिक रक्त मोक्षण अच्छा रिजल्ट कैसे मिलेगा? स्किन डिसीज में यदि शिरा सर्वांग शोधन दिए, सार्वधिक रक्त दृष्टि तो सर्वांग शिरावेद किया तो भी आपको चलेगा। यदि वहाँ एखादा टिपिकल गाढ़ा खून है, जैसे विचर्चिका जैसे व्याधि है, तो वहाँ शिरावेद से फायदा होता नहीं। वहाँ जलौका लगाने से ज्यादा स्थानिक जलौका काम अच्छा करती है, प्रच्छान अच्छा काम करता है, विघर्षण अच्छा काम करता है। यानी वो अवस्था आपको देखने की, कौन सा प्रच्छान के काम का है, कौन सा जलौका के काम का है, कौन सा सार्वधिक रक्त दृष्टि तो शिरावेद का काम का है, वो अवस्था आपको देख के फिर चिकित्सा आपको करनी है। जी सर। सर, व्हाट अबाउट मूत्र अश्मरी जन्य पेन, इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट विद रक्त मोक्षण साइट एंड मात्रा? यदि मूत्राश्मरी, गविनिगत अश्मरी तो वहाँ रक्त मोक्षण करते नहीं, वहाँ शूल है तो मात्रावस्थी तुरंत दर्द कम करेगा। ये ऊपर से आओपीडक्स ने नाम का एक घी लेने की पद्धति है, उसको घी पिला दिया तो भी शूल कम हो जाता है पेन मैनेजमेंट में। वहाँ रक्त मोक्षण को दर्द कम नहीं करता। यस सर। सर, कोष्ठक शीर्ष में शोथ अधिक होने पर भी कर सकते हैं क्या सर? कर सकते। कोष्ठक शीर्ष के पीछे वाले बाजू से सार्टोरियस मसल के नीचे बराबर आपको एक वेन मिलती है, या एक उसका कैपिलरी मिलती है, वहां से आप रक्त मोक्षण कर सकते हैं। सार्टोरियस मसल जहाँ से क्रॉस होता है वहाँ 100% वेन रहती है कोष्ठक शीर्ष में, घुटने के पीछे। सोरियासिस में कौन सा रक्त मोक्षण बेस्ट होगा और साइट? सोरियासिस यदि सार्वदेहिक है, पाल्मेरिस्ट है, कैसा प्रकार है वो आपको देखना है, लेकिन वहाँ भी रक्त, सोरियासिस में वात प्रधान और कफदुष्ट रक्त ज्यादा रहता है, तो वहाँ दोष दृष्टि देख के आपको रक्त मोक्षण करना है। सार्वदेहिक रक्त मोक्षण सबसे अच्छा काम करेगा वहाँ। उसके साथ उद्भव स्थान की चिकित्सा विरेचन भी जोड़ देनी पड़ेगी। यदि वात प्रधान दोष दृष्टि है तो पहले बस्ती से शुरू करना पड़ेगा, फिर रक्त मोक्षण की मदद लेनी पड़ेगी। अवस्था देख के निदान की या चिकित्सा का उपक्रम आपको बदलना पड़ेगा। जी सर। In case of varicose ulcer, can use जलौका on wound और रक्त मोक्षण? जलौका कभी भी अल्सर, वेरिकोज वेन के ऊपर लगाना नहीं है। लगाना है तो अच्छे एरिया पे लगाना है, क्योंकि जलौका वेरिकोज अल्सर के बाजू में लगाए तो भी वेरिकोज अल्सर पे काम कर सकती है। जहाँ व्रण दुष्ट होना नहीं चाहिए या वेरिकोज अल्सर फूटना नहीं चाहिए, ऐसी एरिया पे ही जलौका लगानी, यदि लगानी हो तो। लेकिन वहाँ जलौका, वेरिकोज वेन ये भी वात रक्त की संप्राप्ति के नजदीक जाता है, इसलिए वहाँ घुटने के पीछे से अच्छी वेन निकाल के रक्त मोक्षण करवा दिया तो शूल ये लक्षण कम हो जाता है, गाढ़ा खून निकल जाता है, सप्लाई सुधर जाता है। तो सिरावेद ज्यादा प्रेफर करो। यदि जलौका लगानी है तो अच्छा एरिया पे लगाओ, जहाँ वेरिकोसिटी वहाँ लगाना नहीं।
जी सर। सर डीवीटी में रक्त मोक्षण किस साइड पर कर सकते हैं? डीवीकेटी यदि कलर डॉपलर किया है तो कहाँ है वो देख लेना है और उस हिसाब से वहां से जलौकाचरण वहां अच्छा काम करेंगी तो वहां जलौका आप लगा सकते हैं। सर फैटी लीवर में भी रक्त मोक्षण कर सकते हैं? और फैटी लीवर का कारण देखना है, अल्कोहलिक है नॉन अल्कोहलिक है, उस हिसाब से संप्राप्ति चेक करके उसका रक्त मोक्षण करना है। लेकिन रक्त प्रदोषित विकार तो रक्त मोक्षण एक चिकित्सा में आएगा, प्राधान्य देना कि नहीं देना वो पेशेंट देख के आपको सोचना है। If that patient is diabetic in varicose ulcer case, अगर वेरिकोस अल्सर वाले केस में पेशेंट डायबिटिक है तो कैसे? तो भी आप रक्त मोक्षण कर सकते हैं, लेकिन अल्सर वाली एरिया में नहीं करना, अच्छी वेन के वहां रक्त मोक्षण आप कर सकते हैं। सर पांडु रोग में शोथ के केस में रक्त मोक्षण कर सकते हैं क्योंकि उसको वहां पहले रक्त मोक्षण की अवस्था प्राय आती नहीं। पांडु रोग में यदि वहां पांडु की जो व्यापद है उसमें यदि पेशेंट आता है तो वह सीरा वेद आप कम मात्रा में कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं। जी सर, धन्यवाद सर। चलो धन्यवाद। जी सर। On the behalf of organizing committee, I present vote of thanks to today's speaker, वैद्य प्रवीण प्रभाकर जोशी सर। सर आपने बहुत अच्छे से सारे डाउट्स लिए और उसको एक्सप्लेन किया और बहुत ही अच्छे से पीपीटी को प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच। I also thanks to our mentor, Padma Bhushan वैद्य श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी, वैद्य राजेश कोटेचा सर, वंदना सिरोहा मैम। Also thanks to team RAV who successfully conducted the webinar। और कलकत्ता से हैं। हाँ सर। जी सर, अगले सेशन की जानकारी आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी। Till then, stay healthy and good day to everyone। धन्यवाद, नमस्ते सबको। जी जय आयुर्वेद। मैंने कहा सूर्य प्रकाश जी को नमस्कार। सूर्य प्रकाश जी